हाय एंड हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटरनरी की। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 10 दिसंबर को हमारा वेटरनरी की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड था और इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन हुई थी। तो मैं भी यहाँ गया था ये देखने के लिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होती है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी का क्या कट ऑफ गया है और सेकंड राउंड में क्या है। अभी आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में सेकंड राउंड में कितनी सीट वेकेंट है इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी। आपको पता होगा जनरल की सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की सीट वेकेंट है, एससी में कोई भी सीट वेकेंट नहीं है, सभी पे एडमिशन लिया जा चुका है। और एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सीट है, एक कृषक की है, एक फ्रीडम फाइटर की, एक पीएच की और एक सैनिक की, मतलब 4 सीट है। अगर ये बच्चे नहीं जाते हैं तो ये सब सीट एसटी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और एक जम्मू एंड कश्मीर की अगर वो बच्चा नहीं जाता है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट की अगर वो बच्चा नहीं जाता है, वो भी सीट हमारे जनरल कैटेगरी में आ जाएगी। तो ऐसा हम देख सकते हैं जनरल की 2 सीट है, अगर वो सीट भी कन्वर्ट हो जाती है। और एसटी की यहाँ पे 4 है, अगर वो जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे अगर वो नहीं पहुंचते तो वो एसटी में रिजर्व हो जाए, मतलब एसटी में चली जाएंगी वो सीट, क्योंकि वो कृषक और जो भी 4 है वो एसटी की है तो वो एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो पहले अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा और कैसे ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको क्या करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग होती है, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, किस प्रकार से काउंसलिंग होती है और कितना टाइम लगता है ऑफलाइन काउंसलिंग में। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, जिससे आप जैसे अभी बीएमएस की काउंसलिंग होने वाली है तो वो भी ऑफलाइन होने वाली है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए पहले से कि कैसे होती है काउंसलिंग, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या आप उनको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम वहां पे आती है, क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, कैसी कैसी चीजें वहां पे होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहले अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अगर अपन देखें तो उन्होंने अपनी एक खुद की मेरिट लिस्ट निकाली थी, आपको पता होगा। उन्होंने फर्स्ट राउंड में जनरल वालों को कहां से कहां बुलाया था, 1 से 46 मिलाया था। ये सब के बारे में पहले से वीडियो बना चुका हूं। तो यहाँ पे जो जनरल बच्चे को जो कॉलेज मिला है वो 1 से, मतलब आप ये मानिए 39 रैंक तक मिला है, जिसकी ओवरऑल रैंक 39 थी उसको जनरल कैटेगरी से मिला है। इसमें ओबीसी वाले बच्चों को भी जनरल कैटेगरी से मिला है ना। और 39 रैंक पे ये उनके द्वारा निकाली गई मेरिट लिस्ट, उनकी 39 रैंक है। ठीक है, उस कॉलेज के द्वारा निकाली गई। जिन लोगों ने एप्लीकेशन मतलब इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उनमें से उन्हीं बच्चों की लिस्ट है, उसमें से जिसकी ओवरऑल रैंक 39 थी जनरल कैटेगरी में, है ना, उसको यहाँ पे वेटरनरी में एडमिशन मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, है ना। और इसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 98950, 98,950 और मार्क्स थे 485। कितने मार्क्स थे? 485, मतलब 485 कट ऑफ गया है जनरल का। अब हम बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी में जो गया है वो 52 रैंक तक गया है। एक्चुअली में पहले 50 रैंक तक गया था और 51 वाला जो था वो जनरल कैटेगरी का था, तो उसको तो नहीं मिला था, उसको तो बुलाया भी नहीं गया था, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 46 तक ही बुलाया गया था। तो 50 तक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बच्चे के बाद इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उस बच्चे को हटा के 52 वाले को बुलाया गया था बाद में, है ना। इस रात में 8 बजे के आसपास ऐसा हुआ था, है ना। तो 52 इसका जो मार्क मतलब ओवरऑल रैंक थी नीट में वो 1,12,943 थी और इसके जो मार्क्स थे वो है 470, मतलब ओबीसी का कट ऑफ आप कह सकते हैं 470 गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो एससी रैंक जिसकी थी 13 वहां तक बुलाया गया था। इसमें बहुत सारे रैंक के बच्चे नहीं आए थे और बहुत सारे आए भी थे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट सीट कितने मिली, 13 रैंक पे मिली है और इसमें ऑल इंडिया रैंक थी 1,88,016 और मार्क्स थे इस पे अगर हम बात करें तो 398। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 35 रैंक तक बुलाया गया था। ओवरऑल रैंक जो इसकी थी 13 वाले की जो ओवरऑल रैंक थी बेटा वो थी 142 और यहाँ पे जो ओवरऑल रैंक थी वो थी हमारी 287। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक जो थी, ये सब मैं आपको नीट 2020 के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, उनके कॉलेज ने जो मेरिट लिस्ट निकाली थी उसके बेसिस बता रहा हूँ। और जो मैं ये रैंक बता रहा हूँ आपको मैं या नीट की ये रैंक बता रहा हूँ, है ना। और ये रैंक थी 3,31,000 और ये मार्क्स थे 296। देखो एससी और एसटी में एससी तो खत्म हो गया था, ओबीसी भी खत्म हो गया, जनरल भी खत्म हो गया था, एसटी का भी चल रहा था। मैं 9 बजे आ गया था वहां से रात में, ये एसटी का चल रहा था। इसके बाद हो सकता है एक आध बच्चे को और भी सीट मिली हो, लेकिन कट ऑफ उतना ही गया 296। अब अपन ये बात कर लेते हैं कि अभी पहली सेकंड में आप देख सकते हैं जनरल की सिर्फ 2 सीट है। अगर हमें मान लें कि वो फ्रीडम फाइटर वाला बच्चा नहीं पहुंचता है और साथ ही साथ हम ये भी मान लें कि जम्मू एंड कश्मीर वाला भी जनरल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन्होंने अभी बुलाया कहां तक है आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया 1 से 56, मतलब 46 तक, 47, 48, 56 तक बुलाया। इसमें कुछ जनरल के भी बच्चे हैं, कुछ ओबीसी के भी बच्चे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो जनरल का बच्चा आएगा, जनरल की सीट आती है, तो सबसे पहले किसको मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 47 रैंक को मिलेगी, जिसकी ओवरऑल रैंक 47 है। अगर 47 वाला नहीं पहुंचता है तो फिर 49 को मिलेगी, 49
वाले को मिलेगी, अगर वो नहीं पहुंचता है तो 51 वाले को मिलेगी। ठीक है, आप बोलोगे सर 48 कहाँ गया, तो 48 को ओबीसी कैटेगरी से मिल चुका है फर्स्ट राउंड में। आप बोलोगे सर 50 वाला कहाँ गया, तो वो ओबीसी रैंक से उसको मिल चुका है, 51 को मिलेगी। फिर मिलेगी 53 वाले को, क्योंकि 52 वाले को मिल चुकी है ओबीसी रैंक से, 53 जनरल है। फिर 54 को मिलेगी, भले ही ओबीसी है लेकिन उसको जनरल की सीट मिल जाएगा। अरे बच्चे नहीं आते, इस हिसाब से चलते जाएगा। बुलाया कहां तक गया है, 56 तक, तो फिर 55 आएगा और फिर 56 आएगा। तो आप देख सकते हैं किसको मिल सकता है, भाई डिपेंड करता है। अगर 47 वाला नहीं जाएगा तो 49 वाले को मिल जाएगा, 49 वाला नहीं जाएगा तो 51 वाले को मिल जाएगी, 51 वाला नहीं जाएगा तो 53, 2 सीट। और एसटी में आप ये मान लीजिए जिसकी एसटी रैंक 40 तक उसको मिल जाएगा, अगर वो सभी बच्चे पहुंच जाते हैं, 36 वाला, 37, 38, 39, और उस जो क्लास में सीट रिजर्व है वो क्लास वाले बच्चे नहीं पहुंचते हैं, पीएच, एससी, एसटी और कृषक, अगर वो वाले बच्चे नहीं पहुंचते तो वो एसटी में कन्वर्ट हो जाएगा और एसटी वाले बच्चों को मिल जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाकी एससी में पूरा खत्म हो चुका है, और अगर हम बात करें ओबीसी तो उसमें भी पूरा खत्म हो चुका है, मतलब पूरी सीट फिल हो चुकी है, मतलब पूरी सीट फुल हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो यार इसके 2 रीजन है, इसमें इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का एक रीजन है कि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम पहले तैयारी करते रहेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ाई भी कर लेंगे और साथ ही साथ हम 2021 की तैयारी भी करते रहेंगे नीट एग्जाम की, है ना। तो अगर हमारा वहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस में होता है तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है दोनों साथ साथ करना। ठीक है, अभी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी क्लासेस आपकी लग नहीं रही है ना। अगर आपकी क्लासेस अभी नहीं लग रही है तो आप अभी, अगर आपका एम है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में चाहिए, लेकिन पापा मम्मी के कहने पर अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जब तक आपका कॉलेज ऑफलाइन मोड में ओपन नहीं होता है, जब तक आपके पास टाइम है, आप पूरे नीट का सिलेबस एक बार खत्म कर लीजिए, है ना। ठीक है, क्योंकि जब आपका कॉलेज ओपन होगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, कॉलेज की अलग पढ़ाई चलेगी, यहाँ पे असाइनमेंट ये मिलेगा वो मिलेगा, वो अलग करना पड़ेगा, और नीट की तैयारी फिर आपको अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो सबसे पहले उन लोग ने हम लोगों को 11 बजे बुलाया था, लेकिन 11 बजे से पहले ही बहुत सारे बच्चे वहां पे पहुंच गए थे। ठीक है, अब अंदर जाते समय उन्होंने हाथों को सैनिटाइज कराया, मास्क कंपलसरी था, और एक बच्चे के साथ वो एक पेरेंट्स को ही अलाउ कर रहे थे पहली बार में। अगर आपके मम्मी पापा दोनों गए तो वो एक को ही अंदर जाने दे रहे थे और एक को बोल रहे थे आप बाहर रहिए। ठीक है, ऐसा पहले हुआ, फिर 2-3 बजे के बाद कोई भी एंटर कर सकता था, फिर कुछ नहीं था वहां पे, लेकिन इनिशियली ऐसा ही था। तो बहुत सारे बच्चे पहले से पहुंच गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, उन लोगों ने पहले एक फॉर्म दिया, एक ऑडिटोरियम में बैठा दिया हम सब लोगों को, और वहां पे एक फॉर्म दिया और उसमें बोला कि इस फॉर्म को फिल करके रहो। उसमें आपको बैंक डिटेल्स भी फिल करनी थी, इसलिए अपनी, अगर आप जाते हैं तो पासबुक भी जरूर लेके जाइए। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो उसकी पासबुक जरूर लेके जाइए, उसमें आईएफएससी कोड और ये सब फिल करना हो, अकाउंट नंबर क्या है ये सब फिल करना होता है, इसलिए वो भी आप लेके जाइए। ठीक है, अब तो उन्होंने एक फॉर्म दिया और बोला कि उसमें लिखा हुआ था कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, और उसी सीक्वेंस में उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट आप जमा लीजिए। आपका 2 सेट होना चाहिए जेरॉक्स का और 1 होना चाहिए ओरिजिनल का। ठीक है, 1 होना चाहिए ओरिजिनल का। अच्छा, अब इनकम के बारे में अगर बात करते तो बहुत जगह फॉर्म 16 चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं फॉर्म 16 नहीं चलता। जैसे यहाँ की बात करें तो पहली बार उन्होंने ये बोला फॉर्म 16 नहीं चलेगा, फिर जब बच्चों ने बोला क्यों नहीं चलेगा, ये तो हर जगह चलता है, ऐसा है वैसा, तो उन्होंने बोला ठीक है फॉर्म 16 भी आपका चल जाएगा इनकम में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज नहीं सुनता, वो बोलता नहीं ये फॉर्म 16 नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप तहसील में जाएंगे और वहां पे एक अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिए। सिर्फ ओबीसी बच्चों के लिए होता है, नॉन क्रीमी वालों के लिए। उनको दिखाना होता है कि हमारी इनकम 8 लाख से कम है, जब भी वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो जरूर बना लीजिए। आप फॉर्म 16 भी लेके जाइए और साथ ही साथ एक आय प्रमाण पत्र होता है जो कि तहसीलदार बना देगा, आपका कुछ पैसे लेगा, आप उनको फॉर्म 16 दिखाएंगे, उसी से वो बनता है, लेकिन वो फॉर्म 16 को नहीं मानते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, एमबीबीएस बीएमएस में ऐसा हो सकता है कि नहीं माने, इसलिए आप दोनों बनवा के चाहिए, फॉर्म 16 भी लेके जाइए, वो लेके जाइए। फिर वहां पे 2-3 घंटे बिठाए, सब बच्चों ने अपना वो फॉर्म फिल किया, उनको डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरीफाई किए, और जिसके डॉक्यूमेंट करेक्ट थे यस यस लिख दिया, और आगे फिर हम लोग को एक दूसरे जगह भेज दिया जहां उनका क्लासरूम था। तो उस क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए। तो सबसे पहले किनको बुलाया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, किस सीक्वेंस में हमारा वहां पे काउंसलिंग होती है। सबसे पहले जनरल के बच्चों को बुलाया जाता है, तो उन्होंने पहले जनरल के बच्चों को बुलाया, फिर उन लोग का एडमिशन हुआ, आधा 1 घंटा लग गया उसमें, फिर लंच ब्रेक हो गया, 2-2:30 बज गए, फिर उसके बाद 3 बजे से फिर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जनरल का हुआ, फिर एसटी का हुआ, फिर एससी का हुआ, फिर ओबीसी का हुआ। तो ओबीसी वालों को 8-9 बज चुके थे, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 11 बजे बुलाया जा रहा है तो रात में 10 बजे से पहले आपका नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप टॉपर हैं, आप फर्स्ट, आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपका हो जाएगा इनिशियली, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी रैंक से अगर लेना चाहते हैं तो आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप अगर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए भाई, अपना खाना पीने का सामान लेकर के आइए, पानी वानी लेकर के आइए, क्योंकि वहां तो कैंटीन भी थी, वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, ये बात अलग है कि तुमको 2-3 कप चाय मिल जाएगी फ्री की पीने के लिए, चाय वो आपको पिलाते रहेंगे,
है ना, और पानी भी मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीजें आपको खुद ही अरेंज करनी होगी। तो आप ये मान के चलिए, ये मत सोचिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग 2 घंटे में निपट जाएगी, 3 घंटे में निपट जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और सबसे मतलब इतना बोरियत होगा आपको वहां पे, इतना बोरियत होगा तो आप चाहे तो अपने मोबाइल में मूवी वूवी भी लेके जा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। बस अपने नाम को वो लोग अनाउंस करेंगे तो अपने नाम को जरूर सुन लीजिए। पता चला मूवी देखने के चक्कर में इतना बिजी हो गए कि तुम अपना नाम ही नहीं सुन पाए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अच्छी ये थी कि जैसे उनने 1 से 15 तक एसटी का हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला कि जिसकी एसटी रैंक 1 से 15 तक है वो लोग आ जाओ। अगर आप नहीं आ पाए पहली बार में तो फिर से जब 15 से 30 वाले बच्चों को लेने आए तो उन्होंने फिर से बोला कि 1 से 15 के बीच में कोई एसटी का बच्चा है क्या, अगर है तो अभी भी आप जाके एडमिशन ले लो, ठीक है। तो वो ये उन्होंने ऐसे रैंक के हिसाब से बुलाया, जिसकी रैंक थी उनको लेते गए, एडमिशन होते गए। 5-6 लोग वहां पे बैठे हुए थे, सब लोग ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, डॉक्यूमेंट देखे बार बार किसका डॉक्यूमेंट सही है। और जब ये चेक करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर आपको फीस देनी थी, उनकी जो फीस थी वो फीस दिए हम लोग, उसके बाद बस हो गया एडमिशन। ऐसे ही होता है। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग काम छोटा सा है लेकिन टाइम बहुत लगता है इसमें। आप ये मान के चलिए, अगर आप सुबह 9 बजे जाते हैं तो रात के 10-11 बजे के पहले नहीं आ सकते। अगर हाँ आप टॉपर है, आपको पहले ही राउंड में मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन इसी सीक्वेंस में होता है। पहले किसका, बीएमएस का भी इसी सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो ये रही अपनी बात वेटरनरी की। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन बीएमएस में बॉन्ड है। आपको पता होगा अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं, जो आपकी रिमेनिंग फीस है 3.5 साल की, जो भी रिमेनिंग फीस होगी उसका डबल फीस आपको देना होगा, जब ही जाके आपको एनओसी मिलेगा कॉलेज से। और एनओसी अगर नहीं मिलेगा कॉलेज से, एमबीबीएस अगर आपका हो भी जाता है, नीट में स्कोर आ जाता है 2021 में अच्छा, और एमबीबीएस आपको मिल भी जाता है, तो आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा जब तक कि आप इस कॉलेज से एनओसी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो बीएमएस में है। अच्छा, इसका कट ऑफ हाई गया तो बीएमएस का थोड़ा कम होगा, क्योंकि देखो हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चे वहां थे, मैंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना यह था कि मैंने वेटरनरी में इसलिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया क्योंकि इसकी काउंसलिंग पहले हो रही है, अगर बीएमएस पहले काउंसलिंग होती तो मैं वहां ले लेता। मतलब सबका कहना यही था कि उनका इंटरेस्ट नहीं है वेटरनरी में, मतलब मैक्सिमम लोगों का ऐसा कहना था। कुछ लोगों का इंटरेस्ट था जो बिल्कुल इसके वेटरनरी के लिए ही आए थे कि नहीं हमको तो यही लेना है, हमको यही चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगा कि अरे पहले बीएमएस हो जाता तो हम बीएमएस में ले लेते, अब वेटरनरी पहले हो रहा है चलो इसमें ले लेते हैं। और इसमें लेने का बहुत लोगों का ये भी रीजन है कि इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। बीएमएस में बॉन्ड इसलिए वो लोगों ने सोचा कि यहाँ लेने से हमको ये फायदा होगा कि भैया हम अपनी नीट 2021 की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से आराम से, और अगर हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है 2021 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है तो हम कॉलेज को छोड़ सकते हैं। हमें कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, हमने जो फीस दी है वो तो आपकी चली ही जाएगी, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, आई होप, है ना। और बहुत बोरियत भरा होता है, बस 2-3 चाय पिला देते हो फ्री की और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो अपना खाना वाना सब कुछ लेके जाइए, दोनों टाइम का लेके जाइए। आप तो अपना लंच भी लेके जाइए, डिनर भी लेके जाइए, पानी वानी भी सफिशिएंट लेके जाइए। क्या पता वहाँ मिले ना मिले, है ना, किस स्थिति में पानी रहे क्या रहे, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं कल खुद फिजिकली रूप से गया था ये देखने के लिए कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से बता पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो करना ही है ना। और वो 10-15 डिसलाइक तो होने ही है, वो मुझे अभी भी पता है। चलो बाय बाय।